गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू एमजीसीआई फाइटर बैच लेक्चर्स। हम फाइटर बैच 2.0 में आपका स्वागत करते हैं। हमारा अगला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था कोशिका चक्र तथा कोशिका विभाजन। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया कि कोशिका चक्र किसे कहेंगे और कोशिका विभाजन किसे कहेंगे, ये चीजें हमने देख ली। अब हमें कोशिका चक्र की विभिन्न प्रावस्थाओं के बारे में अध्ययन करना है। कोशिका का जीवन चक्र हम 4 मेन प्रावस्थाओं में बांट सकते हैं: जीवन फेज, एस फेज, G2 फेज तथा एम फेज। और ये सभी एक दूसरे के बाद क्रम अनुबद्ध तरीके से आते हैं। अगर कोशिका अभी तत्काल विभाजित हुई है तो उसकी सबसे पहली जीवित प्रावस्था होगी जीवन प्रावस्था। जीवन प्रावस्था के बाद एस प्रावस्था, एस प्रावस्था के बाद G2 प्रावस्था और फिर एम प्रावस्था। जीवन एस तथा G2 प्रावस्थाएं मिलकर अंतरावस्था कहलाती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, जीवन एस G2 ये 3 प्रावस्थाएं मिल करके कोशिका की अंतरावस्था फेज का, अंतरावस्था चक्र के भाग का निर्माण करती है। ठीक है, अंतरावस्था में 3 अवस्थाएं आती है: जीवन अवस्था, एस अवस्था तथा G2 प्रावस्था। अवस्था कौन सी है तो अंतरावस्था, प्रावस्था कौन सी है तो जीवन एस G2। तीनों एक के बाद एक क्रम में आती हैं। कोशिका के जीवन चक्र में हमने सभी प्रावस्थाओं के बारे में फ्लो चार्ट के माध्यम से लास्ट लेक्चर में देख लिया। इस लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि कौन सी प्रावस्था में कौन कौन सी घटनाएं हो रही है कोशिका के जीवन में। कोशिका जैसे हमारा जीवन होता है, बचपन बचपन से हम थोड़ा बड़े होते हैं तो पहले चलना सीखते हैं, बच्चे चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, खाना सीखते हैं। उसके बाद धीरे से बड़े होते हैं और तो स्कूल में भेजा जाता है, वहाँ शिक्षा शुरू होती है। शिक्षा के बाद फिर कॉलेज जाते हैं और उच्च शिक्षा लेते हैं। तो इस तरह से सभी चीजें क्रम में हो रही हैं। अब इसी क्रम में कौन से क्रम में क्या घटना हो रही है, कौन सी अवस्था में क्या घटना हो रही है, इसके बारे में बात करेंगे। आइए, कोशिका चक्र को हम इस तरह के एक चक्र द्वारा दर्शाते हैं। अब इस चक्र को हम समझते हैं कि इस चक्र में कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जीवन अवस्था, इसे कहा जाएगा जीवन प्रावस्था, जीवन प्रावस्था, फिर एस प्रावस्था और G2 प्रावस्था, जिसमें से सबसे लंबी प्रावस्था G1 है, उससे छोटी एस है और उससे थोड़ी छोटी G2 है। जीवन एस G2 समय काल के अंतर के हिसाब से यदि आप बांटना चाहें तो सबसे छोटी प्रावस्था कौन सी है तो एम प्रावस्था। अब जैसे मानव कोशिका के बारे में हमने पढ़ा था कि मानव कोशिका एक औसत कोशिका 24 घंटों में विभाजन का कार्य पूरा करती है। तो 24 घंटों में 90% समय यानी कि लगभग 23 घंटे कोशिका अंतरावस्था में होती है। मतलब जीवन अवस्था प्रावस्था, एस प्रावस्था, G2 प्रावस्था, ये दोनों मिलकर के चलेंगे लगभग 23 घंटे, जबकि एम प्रावस्था लगभग 1 घंटे की होगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अंतरावस्था में बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं। अंतरावस्था में कोशिका स्वयं को एम प्रावस्था के लिए तैयार कर रही है, इसलिए इसे तैयारी की अवस्था भी कहा जाता है। एम प्रावस्था में विभाजन होना है, विभाजन की तैयारी कब होगी तो इसके पहले वाली व्यवस्था। तो जीवन प्रावस्था, एस प्रावस्था और G2 प्रावस्था की महत्वपूर्ण घटनाएं। एक प्ररूपी कोशिका चक्र का उदाहरण मानव की कोशिका के संवर्धन से होता है। संवर्धन के बारे में हम लास्ट लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं, जो लगभग प्रत्येक 24 घंटे में विभाजित होती है। यद्यपि कोशिका चक्र की एक अवधि, ये जो 24 घंटे की अवधि है, हो सकता है लीवर कोशिकाओं के लिए अलग हो, लंग की कोशिकाओं के लिए अलग हो, स्किन की कोशिकाओं के लिए अलग हो, अलग अलग जीवों में भी अलग अलग हो सकती है, अलग अलग ऊतकों में भी अलग अलग हो सकती है। तो देखिए, इसमें कोशिका चक्र की अवधि एक जीव से दूसरे जीव या एक कोशिका से दूसरी कोशिका प्रारूप के लिए बदल सकती है। उदाहरणार्थ, ईस्ट की कोशिका चक्र के पूर्ण होने में लगभग 90 मिनट लगते हैं। अब कोशिका चक्र की मूल प्रावस्थाएं हम देखेंगे, इंटरफेज तथा एम फेज।
पहली है अंतरकाल प्रावस्था, जिसे जीवन फेज कहा जाता है। अंतरावस्था की पहली अवस्था फर्स्ट सूत्री अंतरकाल प्रावस्था, ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। संश्लेषण प्रावस्था, पूर्व सूत्री विभाजन अंतरकाल प्रावस्था। सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग करते चले। अच्छा, फर्स्ट सूत्री अंतरकाल प्रावस्था यानी कि जीवन फेज समसूत्री विभाजन एवं डीएनए प्रतिकृतिकरण के बीच अंतराल को प्रदर्शित करता है। मतलब पहले क्या लिखा, विभाजन और डीएनए प्रतिकृति। तो हम यहाँ इस चक्र में देखें, इस चक्र में ये दर्शाया जा रहा है कि यहाँ पर हुआ कोशिका का विभाजन और कोशिका विभाजन के बाद यहाँ पर होना है डीएनए का प्रतिकृतिकरण। कौन सी प्रावस्था में होगा, तो बोले एस प्रावस्था में होगा। डीएनए की प्रतिकृति कब होगी, एस प्रावस्था में। कोशिका का विभाजन कब हुआ, एम प्रावस्था में। इन दोनों के बीच की प्रावस्था है जीवन प्रावस्था। तो इसे कहा जाता है सूत्री विभाजन के बाद लेकिन डीएनए प्रतिकृतियन के पहले, यानी इन दोनों के बीच की प्रावस्था हो गई जीवन प्रावस्था। ठीक इसी तरह से एस प्रावस्था को आप देखें तो जीवन तथा जी2 के बीच की अंतरकाल प्रावस्था कहेंगे। जी2 को क्या कहेंगे, तो डीएनए की प्रतिकृति तथा सूत्री विभाजन के बीच की अवस्था को जी2 अवस्था कहेंगे। हाँ, यह ध्यान देने। अच्छा, अंतरावस्था दो क्रमिक एम प्रावस्था के बीच की प्रावस्था को व्यक्त करता है। ये तो जाहिर सी बात है। अंतरावस्था मतलब जीवन एस जी टू किसके बीच में आ रहा है, दो एम के बीच में आएगा जीवन एस जी टू। हम इसे इस तरह से लिखते हैं, इंटरफेस। इंटरफेस के पहले क्या हुआ होगा, तो एम फेज हुआ होगा। इंटरफेस के बाद में क्या हुआ होगा, एम फेज आएगा। तो ये एम फेज क्या है, एम फेज दो एम फेज के बीच की प्रावस्था यानी कि अंतर अवस्था, अंतरावस्था। हाँ, यह ध्यान देने योग्य महत्व की बात है कि मनुष्य की कोशिका की औसतन अवधि 24 घंटे की कोशिका चक्र में कोशिका विभाजन सिर्फ लगभग 1 घंटे में पूर्ण होता है, जिसमें कोशिका चक्र की कुल अवधि का 95% से अधिक अवधि अंतरावस्था में ही व्यतीत है। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आइए, हाँ, एम प्रावस्था। अब ये एम प्रावस्था के बारे में कहा जा रहा है का आरंभ केंद्रक के विभाजन यानी कैरियोकाइनेसिस से होता है। तो इंपॉर्टेंट लाइन है ये, एम प्रावस्था का आरंभ कब होता है, तो सीधी बात कही गई है कि स्टार्ट्स विद द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। एम फेज स्टार्ट्स विद द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक विभाजन से एम प्रावस्था की शुरुआत मानी जाती है, जो कि संगत संतति गुणसूत्र के पृथक्करण के समतुल्य होता है, सूत्री विभाजन के समतुल्य होता है। अब यहाँ पे बात कही जा रही है अंत कैसे होगा, शुरुआत किससे हुआ, तो बोले कि केंद्रक के विभाजन। केंद्रक विभाजन में होना क्या है, तो बोले कि संतति गुणसूत्र का पृथक्करण। ठीक है, संतति गुणसूत्रों का पृथक्करण मतलब गुणसूत्रों का द्विगुणन तो हो गया था एस प्रावस्था में, संतति गुणसूत्र बन चुके थे एस प्रावस्था में, लेकिन सूत्री विभाजन के समय, केंद्रक विभाजन के समय कौन अलग अलग होगा, संतति गुणसूत्र अलग अलग होगा। इस बात को हम यहाँ पर लिख लेते हैं ठीक से, सूत्री विभाजन होना है। सूत्री विभाजन का मतलब क्या हुआ, गुणसूत्रों का बंटवारा। सीधे शब्दों में हम बात करें तो गुणसूत्रों का बंटवारा। ठीक है, गुणसूत्रों के बंटवारे के पहले क्या होना चाहिए, तो पहले होगा गुणसूत्रों का द्विगुणन। द्विगुणन, ठीक है, फिर गुणसूत्रों का बंटवारा, फिर कोशिका द्रव्य का बंटवारा।
अब अगर इन 4 घटनाओं को आप क्रम में 3 घटनाओं को आप क्रम में बांटें, पहली घटना ए गुणसूत्र का द्विगुणन, दूसरी घटना बी गुणसूत्रों का बंटवारा, तीसरी घटना गुणसूत्रों के कोशिका द्रव्य का बंटवारा। तो कौन सी अवस्था में किसे क्या कहा जाएगा? तो बोले कि साहब ये जो गुणसूत्रों का द्विगुणन है ये तो हो जाएगा एस प्रावस्था में, ठीक है। फिर गुणसूत्रों का बंटवारा कब हो जाएगा? तो बोले केंद्रक विभाजन में, केंद्रक विभाजन वाले प्रक्रिया में, इसे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। और फिर कोशिका द्रव्य का बंटवारा कब होगा? तो इसे कहेंगे साइटोकाइनेसिस, यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन। अब ये कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक विभाजन तथा कोशिका द्रव्य विभाजन, ये दोनों ही एम प्रावस्था में आएंगे, एम प्रावस्था। तो इस तरह से समझ में आती है बात कि एम प्रावस्था की शुरुआत किससे हुई? केंद्रक विभाजन से। अंत किससे होगा? कोशिका द्रव्य के विभाजन से, ठीक है। गुणसूत्रों के बंटवारे का मतलब क्या हुआ? तो बोले कि यहाँ पर हो चुका था गुणसूत्रों का द्विगुणन। कैसे दिखाएंगे? तो ये अगर हम एक गुणसूत्र माने और इसका द्विगुणन होगा तो ये गुणसूत्र कुछ अब इस तरह का दिखाई देगा। इसमें अब 2 क्रोमेटिड आ जाएंगे। पहले इस गुणसूत्र में कितना थे? एक गुणसूत्र में एक क्रोमेटिड था। फिर यहाँ पर एक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड। कब हुआ ये? कैसे हुआ? तो हम लिखेंगे डीएनए की प्रतिकृति, डीएनए की प्रतिकृति। इससे क्या होगा? तो डीएनए की प्रतिकृति से होगा गुणसूत्र का द्विगुणन, गुणसूत्र का द्विगुणन। गुणसूत्र का द्विगुणन कब होता है? तो उसके लिए हम लिखते हैं एस प्रावस्था, सिंथेसिस फेज। तो यहाँ पर क्या हुआ था एस फेज में? तो हमने इसको देख लिया कि भाई केंद्रक में क्या हो रहा है। केंद्रक में क्या हो रहा है? डीएनए की प्रतिकृति होगी, उसकी वजह से गुणसूत्र डबल हो जाएगा। पहले एक गुणसूत्र में एक क्रोमेटिड था, अब एक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड आ जाएंगे। और ये घटना कब घटित हो रही है? एस प्रावस्था में। तो ये बात हो गई भैया कि एस प्रावस्था में क्या होना है, मुख्य घटना कोशिका के संदर्भ में। फिर एम प्रावस्था की शुरुआत कहाँ से हुई? तो बोले कि एम प्रावस्था की शुरुआत हुई केंद्रक के विभाजन से। तो केंद्रक के विभाजन के समय क्या होना है? अगर हम गुणसूत्र के हिसाब से समझें तो ये एक गुणसूत्र है जिसमें 2 क्रोमेटिड मान लेते हैं, ठीक है। और ये इसका गुणसूत्र बिंदु है। ये क्या है? बिंदु, गुणसूत्र बिंदु। और ये दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी है, हूबहू नकल। ये दोनों गुणसूत्र, ये दोनों क्रोमेटिड जो हैं वो एक दूसरे की हूबहू नकल है, इसलिए इन्हें कहा जाता है सिस्टर क्रोमेटिड, इसलिए इन्हें कहा जाएगा सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। अब गुणसूत्र बिंदु का होगा विखंडन। गुणसूत्र बिंदु के विखंडन के पश्चात गुणसूत्र बिंदु का विखंडन होगा। विखंडन होने से ये दोनों क्रोमेटिड अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। इसे ही कहा गया संतति गुणसूत्रों का पृथक्करण। क्या कहा गया? संतति गुणसूत्रों का पृथक्करण। पृथक्करण मतलब अलग अलग होना। संतति गुणसूत्रों का पृथक्करण। तो ये घटना कब हो रही है? ये घटना हो रही है केंद्रक विभाजन में। कब हो रही है? केंद्रक विभाजन। और यहाँ क्या हो रहा है? तो भैया ये कोशिका बन ऐसी रहेगी कि इसमें अब 2 जगह पर केंद्रक दिखाई दे रहे हैं
तो कोशिका द्रव्य का विभाजन कर दो तो दोनों संतति कोशिकाएं अलग हो। तो हमने देखा कि संतति गुणसूत्र पहले पृथक होंगे, फिर संतति केंद्रकों का निर्माण होगा, फिर जाकर के संतति कोशिकाओं का निर्माण होगा। ठीक है, तो इस घटना को फिर से चक्र में लिखें अपन तो कैसे लिखेंगे? संतति गुणसूत्र का निर्माण कब होगा? तो ये होगा अंतरावस्था की एस प्रावस्था के केंद्रक में। कब होगा, कहाँ होगा, ये सारी बातें यहाँ। संतति गुणसूत्रों का निर्माण कहाँ होगा? तो अंतरावस्था के एस प्रावस्था के केंद्रक में, है ना, एस प्रावस्था में। सीधी बात अगर हम कहें तो कब होगा? एस प्रावस्था में। कहाँ होगा? तो केंद्रक में होगा। एस प्रावस्था किसका हिस्सा है? तो बोले अंतरावस्था का हिस्सा है, अंतरावस्था की एस प्रावस्था। ठीक है, ये तो हो गया केंद्रक में। कोशिका द्रव्य में भी कोई घटना होने वाली है, वो हम आगे देखेंगे। अब इसके बाद क्या हो रहा है? संतति गुणसूत्रों का निर्माण हो गया। अब संतति गुणसूत्रों का होगा पृथक्करण। क्या होगा? का पृथक्करण। ठीक है, संतति गुणसूत्रों का पृथक्करण हुआ। संतति गुणसूत्रों के पृथक्करण होने के पश्चात संतति केंद्रकों का निर्माण होगा। तो इससे एक कोशिका में दो केंद्रक दिखाई देने लग जाएंगे। इसके बाद की घटना होगी तो बोले कि संतति कोशिकाओं का निर्माण, कोशिकाओं का निर्माण। तो इस कोशिका विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन के पश्चात हमें एक कोशिका से दो संतति कोशिकाओं का बनना समझ में आएगा। तो सबसे पहले ये संतति गुणसूत्रों का निर्माण होगा, फिर संतति गुणसूत्रों का पृथक्करण यानी कि एम प्रावस्था का प्रारंभ, और यहां जाकर के एम प्रावस्था का अंत, कोशिका विभाजन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात यहाँ पर समझ में आती है कि आरंभ कैसे हुआ? तो बोले केंद्रक के विभाजन यानी कैरियोकाइनेसिस से होता है, जिसमें संगत संतति गुणसूत्र के पृथक्करण होता है। इसे ही हम कहते हैं सूत्री विभाजन। ठीक है, और अंत कोशिका द्रव्य के विभाजन के साथ होता है। ठीक है, इसके बाद अंतरावस्था को हम कौन सी प्रावस्था? विश्राम प्रावस्था भी कहते हैं। अब ये विश्राम किस सेंस में कहा गया है, इस बात को समझने में कंफ्यूजन होता है। विश्राम इस सेंस में कहा गया है, इस संदर्भ में कहा गया है कि कोशिका वास्तविकता में अभी विभाजित तो नहीं हुई, विभाजन की तैयारी कर रही है लेकिन विभाजित नहीं हुई है। तो विश्राम किस दृष्टि से है? विभाजन की दृष्टि से। कोशिका विभाजन की दृष्टि से विश्राम अवस्था में कहलाएगी। परंतु क्या कोशिका वास्तविकता में विश्राम कर रही है? नहीं, कोशिका के अंदर उपापचय की गतिविधियां सक्रिय रूप से जारी हैं। क्या कहा मैंने? कोशिका में उपापचय की गतिविधियां सक्रिय रूप से जारी है, परंतु कोशिका अभी विभाजन नहीं कर रही, विभाजन की दृष्टि से विश्राम अवस्था में। ठीक है, तो इसलिए इसे विश्राम प्रावस्था भी कहते हैं। यह वह प्रावस्था है जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है। इंपॉर्टेंट बात, तैयार होती है। इस दौरान क्रमबद्ध तरीके से क्या होता है? पहले कोशिका की वृद्धि, फिर दूसरी घटना डीएनए का प्रतिकृतिकरण।
अंतरावस्था की दो मेन घटनाएं क्रमबद्ध तरीके से होंगी। कौन कौन सी? पहली है कोशिका वृद्धि, दूसरी है डीएनए की प्रतिकृतिकरण। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। अच्छा, अंतरावस्था को और तीन प्रावस्थाओं में बांटा गया है। इसको पढ़ने के पहले हम पहले इस बॉक्स को पढ़ लें। पादप व प्राणी अपने जीवन काल में कैसे वृद्धि करते हैं? इस सवाल का जवाब क्या है? सवाल नंबर 1 समझ में आया। पादप व प्राणी अपने जीवन काल में वृद्धि कैसे करते हैं? तो वृद्धि कैसे करते हैं? कोशिकाओं की संख्या बढ़ाकर। कोशिकाओं की संख्या बढ़ाकर। कोशिकाओं की संख्या बढ़ाकर। ठीक है। क्या पौधों में सभी कोशिकाएं जीवन भर विभाजित होती रहती हैं? इसका जवाब है नहीं। कुछ कोशिकाएं ही विभाजित होंगी, जिन्हें हम विभज्योतक कोशिकाएं कहते हैं। क्या आप सोचते हैं कि कुछ कोशिकाएं सभी पौधों एवं प्राणियों के जीवन में हमेशा विभाजित होती रहती हैं? इसका जवाब है हाँ। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो हमेशा विभाजित होती रहती हैं। जैसे हमारे अंदर अगर बात करें, जानवरों में बात करें, मनुष्यों में बात करें, स्तनधारियों की बात करें, तो हमारे अंदर जो आंत है या पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र को बनाने वाली कोशिकाएं हमेशा बनती रहती हैं। उसके बाद स्किन, बाल, चमड़ी, ये सब कोशिकाएं, नाखून, ये सब चीजें आपस में बनती रहती हैं। मतलब हमेशा नहीं, वो जीवन भर बनती रहती है। अच्छा, अगर कोई बरगद का पेड़ देखा हो, नीम का पेड़ देखा हो, तो उसमें हर साल नई पत्तियां आती है, नए फूल लगते हैं, नए फल लगते हैं। तो ये कैसे हो पा रहा है? कोशिका विभाजन से। क्या सभी कोशिकाएं विभाजित करेगी? नहीं। कुछ कोशिकाएं करेंगी, हाँ करेंगी। कुछ प्रकार की कोशिकाएं हमेशा विभाजित करेंगी। क्या आप उच्च कोटि के पादप में, मतलब बड़े पौधों में, उस ऊतक का नाम व स्थान बता सकते हैं जिसकी कोशिकाएं जीवन भर विभाजित होती रहती? तो हाँ, हम उसका नाम बता देते हैं। विभज्योतक कोशिकाएं। विभज्योतक कोशिकाएं। विभज्योतक कोशिकाएं अर्थात मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेम सेल्स। ठीक है। स्थान बता दें तो स्थान हो जाएगा पर्ण मध्योतक। या पर्ण मध्योतक की जगह आप इसको याद करें, विभज्योतक कोशिकाएं कहाँ कहाँ की विभाजित होती हैं? अक्ष शीर्ष कोशिकाएं। अक्ष शीर्ष पर, मूल शीर्ष पर, ये कोशिकाएं जो होती हैं ये हमेशा विभाजित होती रहती हैं। अक्ष शीर्ष मतलब पौधे का सबसे ऊपरी हिस्सा, और मूल शीर्ष मतलब पौधे के नीचे में जड़ का टिप। अब इसे क्या कहा जाता है? शीर्ष पे स्थित है तो शीर्षस्थ कोशिका। शीर्षस्थ कोशिका में पाए जाने वाली कोशिका जीवन भर विभाजित होती रहती है, इसलिए उन्हें विभज्योतकी ऊतक कहते हैं। ठीक है। क्या प्राणियों में भी ऐसा ही विभज्योतकी ऊतक मिलता है? इसका जवाब मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे कमेंट में इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है। तो आइए फिर अब एम प्रावस्था, अंतरावस्था की तीन प्रावस्थाओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है जीवन, दूसरा है एस और तीसरा है G2। पश्च सूत्री अंतरकाल प्रावस्था को हमने कहा समसूत्री विभाजन एवं डीएनए प्रतिकृतिकरण के बीच के अंतराल। तो परिभाषा क्या हुई? अंतराल। किसके बीच का अंतराल? तो बोले समसूत्री विभाजन और डीएनए प्रतिकृतिकरण के बीच का अंतराल। ठीक है। जीवन प्रावस्था में कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो जीवन प्रावस्था में कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय रहेगी, लगातार वृद्धि करती है। दूसरी बात,
अगर उपापचयी रूप से सक्रिय है तो ही वृद्धि संभव है, अन्यथा संभव नहीं। परंतु इसका डीएनए प्रतिकृति नहीं होता। 3 बातें हो गई। पहली बात क्या मिली हमें जीवन प्रावस्था के बारे में, तो हम यहाँ लिखते चलते हैं। इन दोनों के बीच की प्रावस्था हो गई पहली बात। दूसरी बात, कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय। तीसरी बात, लगातार वृद्धि। चौथी बात, डीएनए प्रतिकृतन नहीं होता। 4 बातें हो गई। ये 4 बातें आपको जीवन फेज के बारे में ध्यान रखनी है। चलो भाई, अगली प्रावस्था है एस प्रावस्था। इसके बारे में बात करते हैं। एस फेज या संश्लेषण प्रावस्था। देखिए, एस का जो शब्द लिया गया है वो लिया गया है सिंथेसिस। सिंथेसिस अंग्रेजी शब्द है जिसका मतलब है हिंदी में संश्लेषण। संश्लेषण यानी कि निर्माण। ठीक है, एस फेज सिंथेसिस फेज को इसलिए हम कहते हैं एस फेज। क्या कहेंगे? एस फेज। इस एस फेज में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी। कोशिका द्रव्य में एक घटना होगी और केंद्रक में एक घटना होगी। भाई, केंद्रक के अंदर एक घटना होगी और कोशिका द्रव्य में एक घटना होगी। दोनों घटनाएं देखते हैं। तो भाई, केंद्रक द्रव्य में क्या होगा? संश्लेषण होगा। किसका संश्लेषण होगा? डीएनए का संश्लेषण होगा। कैसे होगा? हम देख चुके हैं, प्रतिकृतिकरण से होगा। ठीक है, तो डीएनए का संश्लेषण होगा, प्रतिकृतियन होगा, जिससे गुणसूत्र का द्विगुणन होगा। ठीक है, तो ये घटना कहाँ होगी? केंद्रक में होगी। लेकिन कोशिका द्रव्य में होने वाली घटना कौन सी है? तो कोशिका द्रव्य में आप जानते हैं कि जंतु कोशिकाओं में, एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल यानी कि तारक केंद्र पाया जाता है। तारक केंद्र का द्विगुणन होता है। तारक केंद्र या यूं कहें तारक काय का द्विगुणन होता है। ये होता है कोशिका द्रव्य में। और केंद्रक में क्या होता है? तो गुणसूत्र का द्विगुणन होता है। 2 जगह द्विगुणन हो रहे हैं। केंद्रक में हो रहा है गुणसूत्र का, कोशिका द्रव्य में हो रहा है तारक काय। तो देखिए, डीएनए का निर्माण एवं इसकी प्रतिकृति होती है। 2 घटनाएं हो गई, एक घटना, दूसरी घटना। ठीक है, डीएनए का निर्माण कब होगा? एस प्रावस्था में। डीएनए की प्रतिकृति कब होगी? एस प्रावस्था में। इस दौरान डीएनए की मात्रा दुगुनी हो जाएगी। तो डीएनए की मात्रा दुगुनी कब होगी? एस प्रावस्था में। तो कौन कौन से सवाल बने इस प्रावस्था पे, क्या क्या घटनाएं आपने पढ़ ली, वो सभी सवाल के रूप में नीट में आ चुके हैं। पहला सवाल क्या बना? डीएनए का निर्माण कब होगा? संश्लेषण प्रावस्था में। कोशिका के लिए महत्वपूर्ण क्या है? अनुवांशिक जानकारी, जिसकी बदौलत कोशिका का जीवन चल रहा है। अनुवांशिक जानकारी किस रूप में संदर्भित संग्रहित है? गुणसूत्र के रूप में। तो बंटवारा गुणसूत्र का होना कोशिका के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। गुणसूत्रों के बंटवारे में तब हो पाएगा बंटवारा जब पहले आपके पास जो संसाधन है उसको डबल करिए, फिर आधा आधा बांटिए। तो संश्लेषण से ही डबल होगा। संश्लेषण होगा तो डीएनए की मात्रा डबल हो जाएगी। ये सब कब हो रहा है? एस प्रावस्था में हो रहा है। यदि डीएनए की मात्रा को प्रारंभिक 2C से संबोधित किया जाता है तो यह बढ़कर 4C हो जाएगी। तो डीएनए की मात्रा 2C से 4C कब होती है? तो ये होती है एस प्रावस्था में। अब इस बात पे हम थोड़ी चर्चा करें, ये जरूरी है। कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो हम जानते हैं कोशिकाएं अगुणित हो सकती हैं और द्विगुणित हो सकती हैं। साधारण कोशिकाएं कभी कभार त्रिगुणित या चतुर्गुणित भी देखने को मिलती है। लेकिन हमें बात किसकी करनी है? अगुणित और द्विगुणित की। तो देखिए, कोशिका में 2 बातें होती हैं। पहली बात है डीएनए की मात्रा और दूसरी बात है गुणसूत्रों की संख्या।
अब पहले तो हम ये बात करेंगे कि अगुणित कोशिका का उदाहरण क्या है। अगुणित कोशिका का उदाहरण क्या है? तो बोले कि युग्मक। युग्मक सारे, जैसे स्पर्म हो गया मानवों में, ओवम हो गया, पादपों में अंड कोशिका और युग्मक कोशिका, नर युग्मक कोशिका, ये हो गए। द्विगुणित कोशिका, साधारण कायिक कोशिका द्विगुणित होती है। साधारण कायिक कोशिका दोनों में, पादपों तथा जंतुओं में। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरा ये शरीर है, मेरे शरीर में कौन सी कोशिकाएं द्विगुणित हैं, तो लगभग पूरी बॉडी द्विगुणित कोशिकाओं की बनी है, जिन्हें हम कायिक कोशिका कहते हैं। मेरी काया किन कोशिकाओं से बनी है? कायिक कोशिकाओं। ठीक है, तो कायिक कोशिकाएं कैसी होती हैं? द्विगुणित होती हैं। लेकिन युग्मक जो बनते हैं, गैमेट जो बनते हैं, वो कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। ठीक है, अब इनमें दो बातें देखी जाती हैं। पहले डीएनए की मात्रा की बात की जाएगी और दूसरी गुणसूत्र की संख्या की बात की जाएगी। तो अगुणित कोशिकाओं में हम डीएनए की मात्रा को स्मॉल सी से दर्शाते हैं, स्मॉल सी। अगुणित कोशिका में डीएनए की मात्रा को हम स्मॉल सी से दर्शाते हैं, ये नियम होता है। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से गुणसूत्रों की संख्या को हम एन से दर्शाते हैं। क्यों स्मॉल एन से दर्शाते हैं? क्योंकि हर गुणसूत्र, हर युग्मक में हर प्रकार के गुणसूत्र एक ही पाया जाता है। युग्मक में हर प्रकार का एक गुणसूत्र पाया जाएगा। जैसे आप कहते हैं कि मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र है, तो ये 46 गुणसूत्र किसमें है? द्विगुणित कोशिका में। लेकिन अगर आप युग्मक कोशिकाओं की बात करें तो वो अगुणित हो जाती है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या 23 हो जाती है। इसको हम किस तरीके से लिखते हैं? तो n बराबर लिखा जाएगा 23 और 2n बराबर लिखा जाएगा 46। ठीक है, अगर किसी जीव में गुणसूत्रों की संख्या, अगुणित गुणसूत्रों की संख्या 55 है, मतलब उसके बारे में कहा गया कि n बराबर 55 है, तो उसके अंदर 2n की मात्रा यानी द्विगुणित कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होगी 110। अगर कोई कोशिका है जिसमें कहा गया कि 2n बराबर है 16, गुणसूत्र द्विगुणित कोशिकाओं में कितने हैं? 16, तो उसकी अगुणित कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे? n बराबर 16/2 इज इक्वल टू 8। तो इस तरह से अगुणित और द्विगुणित में हम कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या की बात करते हैं। उसे दिखाया जाएगा अगुणित रूप में स्मॉल n से, द्विगुणित रूप में 2n से। ठीक है, तो यहाँ पर द्विगुणित कोशिका में हम इसे कैसे दिखाएंगे? तो भाई 2c से दिखाएंगे। और यहाँ नंबर कैसे दिखाएंगे? 2n से दिखाएंगे। ठीक है, तो द्विगुणित कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या हुई 2n, गुणसूत्रों की मात्रा, डीएनए की मात्रा हुई 2c। अगुणित में कितनी हुई? c और n। ठीक है, s प्रावस्था में क्या होता है? तो s प्रावस्था में 2c से 4c हो जाता है। s प्रावस्था में होगा डीएनए का संश्लेषण, जिसके कारण होगा डीएनए का प्रतिकृतिकरण, जिसके कारण होगा गुणसूत्र का द्विगुणन। तो गुणसूत्रों का द्विगुणन होने से संख्या नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? ये बात हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, यहाँ पर गुणसूत्र था, एक गुणसूत्र, इसमें एक क्रोमेटिड है। लेकिन जब इस गुणसूत्र में एस फेज में डीएनए की प्रतिकृति हो गई, तब भी यहाँ पर कितने गुणसूत्र हैं? गुणसूत्र तो एक ही लिखा है मैंने, लेकिन क्रोमेटिड कितने हैं? 2 हैं। तो गुणसूत्र में मात्रा डबल हो गई। इस मात्रा को मैं कहूं अगर C, तो इस मात्रा को क्या कहूंगा? और यदि मैं इस मात्रा को कह रहा हूं 2C, तो इस मात्रा को कहूंगा 4। यही चीज होती है कोशिका के एस प्रावस्था में। क्या होता है? आइए देखते हैं। एस प्रावस्था में डीएनए के द्विगुणन के पश्चात, एस के बाद, एस प्रावस्था के बाद 4C हो जाता है।
कौन? डीएनए की मात्रा। परंतु गुणसूत्र की संख्या नहीं बढ़ती। क्यों? जैसा हमने अभी डिस्कस किया, क्योंकि गुणसूत्र जो है, गुणसूत्रों के क्रोमैटिड गुणसूत्र बिंदु के माध्यम से जुड़े होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने समझा कि एस फेज के बाद डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाएगी, परंतु संख्या वही रहेगी। मात्रा दुगनी, संख्या वही। ठीक है, आइए एनसीईआरटी क्या कहता है इस बात को समझ। हाँ, हमने बात करी यदि डीएनए की मात्रा को, प्रारंभिक मात्रा को 2C से माना जाए, किसमें मानेंगे ऐसा? एक द्विगुणित कोशिका, आप यहाँ चाहें तो ऐड कर सकते हैं। यदि एक द्विगुणित कोशिका में डीएनए की मात्रा को, प्रारंभिक मात्रा को 2C से चिन्हित किया जाए तो यह बढ़कर 4C हो जाती है। यद्यपि गुणसूत्रों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती। जीवन प्रावस्था में कोशिका द्विगुणित है। यदि जीवन प्रावस्था में कोशिका द्विगुणित है या 2n गुणसूत्र हैं, तो एस प्रावस्था के बाद भी इसकी संख्या वही रहती है जो जीवन अवस्था में थी, अर्थात 2n। यही चीज हमने डिस्कस की कि कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या नहीं बढ़ेगी, परंतु डीएनए की मात्रा जरूर बढ़ेगी। ठीक है, प्राणी कोशिका में एस प्रावस्था के दौरान मेन घटनाएं मैंने दो बताई थी, केंद्रक में डीएनए का प्रतिकृतिकरण और कोशिका द्रव्य में तारक केंद्र। तो देखिए, केंद्रक में डीएनए का जैसे ही प्रतिकृतिकरण प्रारंभ होता है, वैसे ही तारक केंद्र का कोशिका द्रव्य में प्रतिकरण होने लगता है। कोशिका वृद्धि के साथ सूत्री विभाजन हेतु G2 व्यवस्था प्रावस्था के दौरान प्रोटीन संश्लेषण होता है। G2 प्रावस्था के बारे में एनसीईआरटी ने केवल एक ही बात कही। क्या बात कही? कि कोशिका वृद्धि के साथ प्रोटीन का निर्माण। तो एनसीईआरटी नीट में अगर प्रश्न पूछेगा तो ये पूछेगा कि अंतरावस्था की कौन सी अवस्था के दौरान प्रोटीन का निर्माण होता है, तो उसमें उत्तर आ जाएगा G2 प्रावस्था। ठीक है, क्या G2 प्रावस्था में कोशिका वृद्धि होती है? हाँ होती है, लिखा है कोशिका वृद्धि के साथ प्रोटीन का निर्माण। अच्छा, प्रौढ़ प्राणियों में मतलब मैच्योर एडल्ट्स में कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती। इनका उदाहरण, हमारे शरीर की हर कोशिका विभाजित नहीं होती है, तो उसका उदाहरण कहा जा रहा है हृदय कोशिका। अनेक दूसरी कोशिकाएं यदा कदा विभाजित होती हैं। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो कभी विभाजित नहीं होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो कभी कभी विभाजित होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो हमेशा विभाजित। तो जो हमेशा होती हैं उनकी बात हम नहीं कर रहे, हम किसकी कर रहे हैं? अगर कभी विभाजित नहीं होगी तो उसका उदाहरण क्या है? हृदय कोशिका, प्रौढ़ प्राणियों की हृदय कोशिका। और कभी कभी विभाजित होती है, उसका उदाहरण जैसे आपको कोई चोट लग गई, चोट लग गई तो यहाँ जख्म हो गया, ये जख्म कैसे भरेगा? धीरे धीरे भर जाता है। तो वो कोशिकाएं वहां की विभाजित होती हैं और उस जख्म की जगह को पूरा, इस तरह से आपकी चोट ठीक होती है। ऐसा तभी होता है जब क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को बदलने की आवश्यकता होती है। ये कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती, उन्हें कहा जाएगा जीवन अवस्था में कहा जाएगा। अब ये जीवन अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंचती हैं। ये जीवन अवस्था सक्रिय अवस्था है, लेकिन अगर जीवन से निकल के G0 अवस्था में पहुंच गई, यानी कि निष्क्रिय अवस्था में पहुंच गई, तो उसे कोशिका चक्र की शांत अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है, लेकिन यह विभाजित नहीं होती। इनका विभाजन जीव की आवश्यकता अनुसार होता है। ठीक है, प्राणियों में
सूत्री विभाजन किसमें होता है, जानवरों में, इंसानों में, किसमें होता है। तो यहाँ स्टार लगा दीजिएगा, केवल लिखा है द्विगुणित कायिक कोशिकाओं में ही दिखाई देगा। कौन सा विभाजन? सूत्री विभाजन। ठीक है, हालांकि इसमें कुछ अपवाद हैं जहां हैप्लॉइड अगुणित कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करती हैं। इसमें अपवाद है नर मधुमक्खी। नर मधुमक्खी वो अपवाद है जहां पे अगुणित कायिक कोशिका भी सूत्री विभाजन करती है। ये लाइन आप अलग से लिख सकते हैं कि नर मधुमक्खियों में अगुणित कायिक कोशिकाएं भी समसूत्री विभाजन करती। ठीक है, पादपों की बात करें अब। पादपों में सूत्री विभाजन अगुणित और द्विगुणित दोनों कोशिकाओं में दिखाई देगा। दोनों प्रकार की कोशिकाओं में सूत्री विभाजन होगा। पादपों में पीढ़ी एकांतरण, ये टॉपिक है आपका अध्याय 3 का, जिसे हम कहते हैं पीढ़ी एकांतरण। इसमें क्या होता है बच्चों कि पौधे की जीवन चक्र में 2 प्रकार की पीढ़ियां पाई जाती है, एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी। एक पीढ़ी में केवल अगुणित कोशिकाएं होती है, जिसे हम अगुणित पीढ़ी के नाम से जानते हैं, और दूसरी पीढ़ी में केवल द्विगुणित कोशिकाएं होती है, जिसे हम द्विगुणित पीढ़ी के माध्यम से जानते हैं। तो अगुणित के बाद द्विगुणित का आना और द्विगुणित के बाद अगुणित पीढ़ी का आना, ये कहलाता है पीढ़ी एकांतरण। तो इस उदाहरण को याद करते हुए पादप जातियों और अवस्थाओं की पहचान करें जिनमें अगुणित कोशिकाओं में सूत्री विभाजन दिखाई पड़ता है। तो ये चैप्टर हम जब पढ़ेंगे तब वहां पे ये प्रश्न डिस्कस किया जाएगा, कहाँ अगुणित कोशिकाओं में सूत्री विभाजन दिखाई पड़ता है। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर से हम सूत्री विभाजन अवस्थाएं पढ़ेंगे, है ना। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं।